ऑप्टिक्स का अपन क्या देखने वाले हैं, PYQ। PYQ पढ़ने से पहले हम लोग, हाँ नीट का PYQ बाद में अपने आप पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद, नहीं पता है तो भाई ये लो थोड़ी देर के लिए आप लोग स्लाइड देख लीजिए। कैरियर विजन का फिजिक्स है ये, और रेज ऑप्टिक्स का नीट PYQ हम लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। ये ऑनलाइन वालों को बता रहे हैं, ऑफलाइन वाले तो यहीं पर है ही, है ना। चलो अब ध्यान से दो, पहला टॉपिक जो है ना मारूफ, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है, हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ जो जो टॉपिक रिकैप करना है उसको, कल भी रिकैप में हम पढ़ाए हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। ये छूट गया टी तो क्या दिक्कत है? अच्छा चलो, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसको बोलते हैं पता है? एक्चुअल में ये एक बड़े से स्फेरिकल मिरर का बहुत छोटा सा टुकड़ा है। यानी अगर मैं इसको यहाँ से पूरा का पूरा मिटा दूं और ये वाले पार्ट को मैं अगर जूम करूं तो ये आपको एक प्लेन मिरर का ही टुकड़ा जैसा दिखेगा, दिखेगा ना। ये जो प्लेन मिरर का टुकड़ा दिख रहा है, इसका मतलब बड़े से स्फेरिकल का छोटा सा टुकड़ा प्लेन मिरर अगर है तो बड़े से स्पेयर पार्ट में से हम ये कह सकते हैं कि इसका रेडियस क्या होगा भैया, रेडियस आपका इन्फिनिटी होगा। प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है आपका? इन्फिनिटी होता है। एक बात तो ये याद रखना है, प्लेन मिरर में जब इमेज का फॉर्मेशन होता है यानी इमेज बनता है तो आपके पास ये एक प्लेन मिरर है, सही है ना। और मान लो यहाँ पर मारूफ खड़ा है, तो मारूफ अगर खड़ा है तो इसका जितना मिरर से ये जितना डिस्टेंस पर मारूफ खड़ा है यानी ऑब्जेक्ट खड़ा है, उतना ही डिस्टेंस पर आपका क्या बनता है? इमेज बनता है ना। अगर मान लिया जाए ये डिस्टेंस x1 है तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? x2, और ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अरे बोलो हाँ या ना, ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें इमेज रियल बनता है या इमेजिनरी बनता है, इतना ज्ञान हम मानते हैं कि आप लोगों को है, इतना बेसिक बात अपन नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना। मुद्दे की बात क्या पढ़ने वाले हैं कि मान लो ऑब्जेक्ट 5 के स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मिरर की तरफ दौड़ रहा है, तो उसको इमेज भी इसके अपोजिट में इसी तरफ दौड़ता हुआ दिखेगा, दिखेगा ना। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी उसका इसी तरफ आता हुआ दिखेगा। ये मारूफ 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहा है, तो उसे इमेज कितने स्पीड से आता हुआ दिखेगा? मारूफ को कितने स्पीड से आता हुआ दिखेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि भाई साहब हमने कई बार यह बात बोला है कि तुम बुरा रहो या भला रहो, पर तुम जब अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो तुम क्या मानते हो कि हम सबसे शरीफ इंसान हैं। उसी तरह जब कोई बॉडी मोशन में रहे या रेस्ट में रहे, वो जब खुद को रिप्रेजेंटेशन के बारे में देता है, मतलब खुद के बारे में बता रहा होता है, तो वो अपने आप को शरीफ यानी रेस्ट में कंसीडर करता है। चलते हुए भी ये अपने आप को रेस्ट मान रहा होगा, तब इसको लग रहा होगा कि इमेज हमसे 2 गुने स्पीड से आ रहा है। इतना तामझाम रेगुलर लेक्चर में। मुद्दे की बात यह है कि वेलोसिटी ऑफ मैन यानी ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट खुद वेलोसिटी ऑफ इमेज को देख रहा है, ध्यान से सुनो, अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज को खुद ऑब्जेक्ट ही देख रहा है तब उसे क्या मिलेगा? 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के। कोई दिक्कत नहीं, यह बात याद रहनी चाहिए आपको। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर हमेशा इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बट अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां किसका साइन लगाना होगा? नेगेटिव का। बात लॉजिकली समझ में आए? ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर में अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से अगर इसका निकालूं तो v माइनस वी एम इज इक्वल टू, नहीं ठीक है, कोई तरफ से लेंगे तो हम कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद वी आई माइनस वी एम, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो माइनस वी आई प्लस वी एम, यहां पर से वी ओ को हम इसी तरफ रहने देते हैं, और हम सही से देखें तो इस वाले को
मैं इस तरफ लाता हूँ प्लस वी आई, सॉरी रुक जाओ, वी ऑब्जेक्ट माइनस वी एम माइनस वी आई प्लस वी एम, एक स्टेप और जाते हैं हम, वी ऑब्जेक्ट प्लस वी आई इज इक्व टू 2 इंटू वी एम। कैसे भैया? ये वी एम जा करके जुट जाएगा। इसका मतलब यहां से एक बात हम ऐसा कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो, कि वी ओ इज इक्व टू 2 वी एम माइनस वी आई, या वी आई इज इक्व टू 2 वी एम माइनस वी ओ। ये दो फॉर्मूला तैयार हो गया। अब जल्दी पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके नोटबुक में पहले से है, हम सिर्फ रिकैप के चक्कर में ऐसा कांड कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ तक कोई परेशानी? समझने में आ रहा है? कोई खास ऐसा रॉकेट साइंस है इसमें? अरे हाँ या ना बोलते जाओ। ठीक है, हम दूसरा लेके चलते हैं। प्लेन मिरर के बारे में सबसे पहली बात हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में से हम क्या बात जानते हैं? ये एक प्लेन मिरर है ना? क्या है ये? आपका एक प्लेन मिरर है, और ये अगर प्लेन मिरर है तो हम लाइन ड्रॉ कर लिए, ये लो आपके पास एक प्लेन मिरर आ गया। ये आपका इंसिडेंस रे हो गया, है ना? और ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रेज। अच्छा, हमने ये भी बताया है कि आपको जब ड्रॉ करते हैं तो एंगल का वैल्यू कहाँ से मेजर करते हैं? जहाँ से नॉर्मल से। कहाँ से? ध्यान से सुनते रहना। ये आपने मिरर बना लिया, डे करके मिरर, जिस पॉइंट पे लाइट आकर के पड़ा है ये आपका इंसिडेंस रे है, ये आपका क्या है? रिफ्रैक्टेड रेज है, ये आपका क्या है? नॉर्मल है। इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि लाइट को जानी चाहिए थी ऐसे, पर ये एक अलग कुछ पार्टिकल इसको दिक्कत दिया और वो रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब यहां से इसको इतना मोड़ दिया। ये एंगल ऑफ क्या कहलाता है? डेविएशन। तो हम मुद्दे की बात यह है कि रिफ्लेक्शन का पहला लॉ ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल क्या होता है? आर के। दूसरा क्या कहता है कि आई आर एंड एन लाई किस में करता है? लाई सेम प्लेन। किस में करता है? सेम प्लेन में। ये दूसरा पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तीसरी बात, हमने एक बात देखा कि एंगल ऑफ डिविएशन अगर निकालेंगे तो एंगल ऑफ डिविएशन ये कहता है कि यहां से ये वाला एंगल, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल टोटल कितना है? 180। डाइवर्ट कितना हो रहा है वो? यहां से यहां तक। तो 180 में अगर ये वाला एंगल मैं माइनस कर दूं तो मुझे डेल्टा पता चल जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई माइनस आर, या इसी को बोल सकते हो 180 डिग्री माइनस 2i, या इसी को बोल सकते हो 180 डिग्री माइनस 2r। कैसे भाई? क्योंकि यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू सेम होता है। चलिए, इसमें एक और टॉपिक है, उस टॉपिक को भी देखते हैं। टॉपिक वो ये है सर जी कि मान लिया जाए आपके पास एक मिरर है और इस मिरर को आपने किसी ने क्या किया? रोटेट कर दिया। क्या कर दिया? इसमें एंगल आ रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं आ रहा था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड था, मतलब इसको बोलेंगे इंसिडेंस रे, ये आपका था रिफ्रैक्टेड रेज। यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते तो ये एंगल आई होता और ये एंगल आर होता। किसी ने शैतानी क्या किया? मिरर को यूं करके ऐसे कर दिया। कंसिडर कीजिए कि ये आपका एक मिरर है और इस पर एंगल आ रहा था, ऐसा इंसिडेंस रेज आ रहा था, किसी ने मिरर ही टेढ़ा कर दिया, है ना? बचपन में हम लोग खेलते थे, किसी को छटका उटका देने के लिए करते थे ना ये घटना। तो अगर टेढ़ा कर देगा तो सवाल यह है कि, डिटेल हम नहीं पढ़ रहे, सवाल यह है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड मुड़ जाता है। अगर तूने मिरर को थीटा एंगल मोड़ा है तो रिफ्रैक्टेड रेज जो है ना, रिफ्रैक्टेड रेज रोटेट कर जाता है। रोटेट करेगा कितना? 2 थीटा, याद रहेगा।
उसके बाद प्लेन मिरर से टॉपिक क्या था आपका? प्लेन मिरर से टॉपिक आपका ये था, किसी को छापना है तो छाप लो, इतना बात अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बाद में आराम से फोटो फिटो लेकर के छाप लेना, दे देंगे कॉपी। उसके बाद हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में और क्या पढ़ा? प्लेन मिरर से रिलेटेड हमने बात किया कि अगर आपके पास अभी थोड़ी देर पहले हम देखे कि अगर एक मिरर है तो उसका एंगल ऑफ डिविएशन, अगर एक मिरर है तो डेल्टा का वैल्यू आपने निकाला 180 डिग्री माइनस बोलो रे 2 थीटा या 2i, जो भी बोलो, सॉरी 2i। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 2 मिरर है और दोनों मिरर अपने आप में थीटा एंगल पर पड़ा हुआ है, कंसीडर कीजिए ये है, यह मान लो मिरर 1 है, यह मान लो मिरर 2 है। ध्यान से देखो फर्क, इस मिरर पर हमने क्या किया खेल, इस मिरर पर भैया हमने ये खेल रचा है कि यहां से कोई एक इंसिडेंस रे आ रही थी, यहां टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, ये इंसिडेंस रे है, आया टकराया, जैसे ही टकराएगा वो टकरा करके क्या करेगा, वापस भागेगा। किस तरफ भागेगा? इस तरफ भागेगा, यहां चला गया, फिर यहां पर भी टकराया अगर वो, तब हो सकता है वो इस तरफ भागेगा, पॉसिबल है ना। तो इसका मतलब 2 मिरर अगर है तो इसको जाना चाहिए था वो इस डायरेक्शन में, पर लाइट गया नहीं इस डायरेक्शन में, लाइट क्या हो गया, लाइट मुड़ करके इस डायरेक्शन के बजाय वो मुड़ करके किधर चला गया, ऐसा गया है ना। क्या बोले हम, लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, पर मुड़ गया वो कितना, इतना और चला गया ऐसा, यही हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इतना एंगल बेचारे का क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, इसे एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे। और एंगल ऑफ डिविएशन 2 मिरर के केस में, दोनों मिरर पहले देखेंगे कितना एंगल पर बैठा हुआ है। दोनों मिरर अगर थीटा एंगल पर बैठा हुआ है, दोनों मिरर कितना एंगल पर बैठा हुआ है, अगर थीटा एंगल पर बैठा हुआ है तो डेल्टा इज इक्वल टू होगा 360 माइनस 2 थीटा। वेरी गुड, आपको याद है, इसके लिए आपको शुक्रिया। ये वाला पार्ट हो गया, ये 2 मिरर के केस में। 2 मिरर का केस में एक और क्या जनरेशन आता है, क्या टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मान लिया जाए आपके पास ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, अब यहां पर मिरर है और अन्नू क्या की ना, यहां आकर के खड़ी हो गई। अब अन्नू यहां आके खड़ी हुई तो इसका इमेज यहां बन जाएगा, और ये वाला शीशा देखेगा इस इमेज को, तो हो सकता है इसका इमेज यहां कहीं फिर बना देगा, फिर ये देखेगा तो यहां कहीं बना देगा, इसका यहां पहले से बन रहा है, इसको देख करके यहां बन जाएगा। मतलब बहुत झोल पैदा हो रहा था। इस कंडीशन में हम लोग अभी डिटेल नहीं समझना है, तो क्या हमको फॉर्मूला याद है अन्नू, बोलो क्या हो सकता है। पहली बात तो 2 मिरर है और दोनों मिरर कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर। कितना एंगल पर? ये सारी बातें प्लेन मिरर से रिलेटेड हो रही है, स्फेरिकल मिरर का अभी कोई काम दाम नहीं है। अगर थीटा एंगल पर है, देख इधर निशा, अगर ये थीटा एंगल पर है तो अन्नू थीटा का वैल्यू कंसिडर करो कि 60 डिग्री है, तो अन्नू या तो देखना ध्यान से समझना, अन्नू या तो ये बीचों बीच कहीं खड़ी हो सकती है इस जगह पर, इस पूरे रास्ते पर अगर खड़ी हुई तो अन्नू 30 डिग्री इधर से और 30 डिग्री इधर से भी खड़ी है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सिमेट्री पर खड़ी है। किस पर खड़ी है? अगर अन्नू इधर आकर के खड़ी हो गई या इधर आकर के खड़ी हो गई, तब वो सिमेट्री पर खड़ी नहीं है, मतलब बाइसेक्टर पर वो खड़ी नहीं है। वेरी गुड, इस बात को एक साइड में रखते हैं और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। बोला जाता है कि अगर आपको नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करना है, नंबर ऑफ इमेज पता करना है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इमेज निकालना है कि कितना होगा, तो इस चीज को समझिएगा। नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए सबसे पहला काम हम m का वैल्यू निकालते हैं। ये m कौन है उतना डिटेल मत जाओ। m इज इक्वल टू क्या होता है, 360 बाय थीटा। अगर इसको 360 बाय थीटा का आंसर 2 ही हो सकता है, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा। अगर इवन आया तब नंबर ऑफ इमेज को हम लोग बोलेंगे, मान लिया जाए
नंबर ऑफ इमेज को हम लोगों ने बोला n, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा m-1। और अगर ऑड आया तो ऑड में तब हम देखेंगे कि जो अनु थी वो कहाँ खड़ी थी, सिमेट्री पर यानी बाइसेक्टर पर या बिना सिमेट्री पर। अगर बीच में खड़ी होगी यानी बाइसेक्टर पर खड़ी होगी तब n इज इक्वल टू हो जाएगा m-, और अगर वो कहीं इस तरफ या उस तरफ खड़ी होगी तो n इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा m। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, इसके लिए ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है आदमी को, तो वो आप जब नोट क्वेश्चन आएगा तब हम लोग देख लेंगे, है ना। चलिए, इसके बाद प्लेन मिरर हम खत्म कर लिए। प्लेन मिरर के बाद हमारा टॉपिक आता है, क्या है, इस रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का है, अभी स्फेरिकल मिरर कौन पढ़ेगा, हैं। इसमें एक चीज और है कि अगर हाइट आपको चेक करना है, प्लेन मिरर के केस में मारूफ अगर मान लो 6 फीट लंबा है, ये क्वेश्चन कल देखे थे क्या, मारूफ अगर 6 फीट का लंबा है तो उसे अपना पूरा अपने नाखून से लेकर के जुल्फी तक देखने के लिए उसे कितना लंबा मिरर खरीदना होगा, तो अपने हाइट से आधा, उससे बड़ा भी खरीद सकता है पर उससे छोटा नहीं होना चाहिए। खैर चलिए, उसके बाद का टॉपिक है हमारा कि भाई स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब यह हुआ कि कोई एक बड़ा सा गोला वाला पार्ट है या छोटा सा गोला, कैसा भी गोला वाला पार्ट है, उसमें से किसी ने इतना सा भाग काट लिया और काट करके ऐसा बना लिया। बनाने के बाद घर में मम्मी का चांदी का हार चुराया और सिल्वर का कोटिंग इसके ऊपर करवा लिया, और ऐसा करने के बाद ये मिरर कहलाता है कॉनकेव मिरर। क्या मिरर कहलाता है, कॉनकेव मिरर। और अगर गलती से वो चुरा करके इस तरफ इस तरफ पेंट कर लेता है तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये सब बच्चा वाला बात है, खैर कोई बात नहीं, इतना आता है। अच्छा, कॉनकेव मिरर के बीचों बीच एक पॉइंट या किसी भी स्फेरिकल मिरर को, ये जो आपका लेयर है इसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं हम लोग पोल, और इस मिरर का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाले लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इस पॉइंट को बोलते हैं सी, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। यहाँ कहीं बीच में एक पॉइंट होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये बात समझ में आया कि स्फेरिकल मिरर में मोटा मोटा बात ये समझ में आया कि R इज इक्वल टू होता है 2F, वेयर R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, F इज फोकल लेंथ, या इसी को तोड़ मड़ोड़ करके लिखोगे तो F इज इक्वल टू R/2। कोई परेशानी है यहाँ तक समझने में। चलिए, इसमें और एक दो बात केस है कि मान लिया जाए हम जो ट्रिक बताए थे, ये आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, टे 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 टे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल। ये वाला लाइन क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ ठीक है, इस मिरर के लिए कहीं तो इन्फिनिटी होगा जो मिरर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट डालना है जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको क्या बोलते हैं, फोकस। अब गौर से सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नंबर लिखो 3, नंबर लिखो 3। इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पहले नंबर, यहाँ पर नंबर, इसके बीच में नंबर, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर नंबर। वेरी गुड, नंबरिंग करना शुरू करो। 3 ये तो 2, 1, सही है। इस तरफ 4, इस तरफ। यहाँ वाला केस में यहाँ पर इमेज कैसा बनता है आपको पता होगा, लार्ज बनता है, बहुत बड़ा इमेज बनता है कि नहीं बनता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट क्या समझाए थे, अगर आपने ऑब्जेक्ट 3 पर रखा है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कहाँ, ये दो। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज भी बनता है, अपोजिट बनता है यानी उल्टा बनता है। अकेला ये मिरर है जो रियल, इमेजिनरी, छोटा बड़ा सब तरह का इमेज बनाता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा काम नहीं करता है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करता है, ये आपका होमवर्क रहा। आपको कल बताना है हमको कि कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करता है, कैसा इमेज बनाता है,
कहाँ कहाँ बनाता है, ये पढ़ करके आओगे, हमको डिटेल में समझाओगे, किसी को खड़ा करके यही बोर्ड पर समझवाएंगे। खैर चलो, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, 2 पर। इस तरफ का इमेज यहाँ पर छोटा बनेगा, है ना, और यहाँ पर बहुत डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, यानी इन्फिनिटी का इमेज कहाँ पर बनता है, ये सब याद है ना, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक आपको फॉर्मूले में से क्या बताया, R इज इक्व टू 2F, और कोई फॉर्मूला तो इससे रिलेटेड अभी नहीं बताया है। एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा जीवन काल में, उसको बोलते हैं 1/v + 1/u इज इक्व टू 1/f। बताओ क्या है इसका नाम, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अच्छा, मिरर फॉर्मूला अगर ये है तो आपने एक नाम सुना होगा P इज टू पावर इज इक्व टू 1/f, लेकिन नेगेटिव में लेना है, इस बात को याद रखिएगा। ये आपका फोकल लेंथ है, ये आपका पावर। फोकल लेंथ क्या बताता है आपको, यहाँ पर मीटर में लेना है, किस में लेना है। चलिए इतना भी चमका तो अच्छी बात है। आपको और एक फॉर्मूला बताते हैं, v इज इक्व टू हमने पढ़ाया होगा और प्रूफ किया होगा u माइनस f। क्या ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है पहले कभी, ये फॉर्मूला अगर प्रूफ किया है तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा। और तीसरा एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, स्फेरिकल के केस में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा या छोटा इमेज बना है उसको, तो -v/u करके हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। इसके अलावा और कुछ तो मिरर में है, स्फेरिकल मिरर में मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है जो पढ़ाना चाहिए। क्या क्या, ठीक है वही आया, हम v/u पर h ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ, कोई परेशानी नहीं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां तक ठीक है। अब हमारे पास क्या मोटा मोटी, हाँ हाँ, f-v/f, खुश f/f-u, ये भी फॉर्मूला होता है। ये पूरा क्लास ही पढ़वा लो हमसे वापस से, खैर उतना टेंशन नहीं लेना है। अब आगे बढ़े। अब हमको स्फेरिकल मिरर के बाद एक टॉपिक आ जाता है, रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, रिफ्रैक्शन, ठीक है, यही है ना, रिफ्रैक्शन ही आएगा ना। हाँ भैया, जो फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मजाक नहीं है, ये जितना फॉर्मूला लिखाया है मैंने ना, बहुत मेहनत का फॉर्मूला है। खैर आपको क्या पता पांडे जी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू। ये रमेश कौन था हमको यही समझ में आया, गम जितना रमेश है वो सब तब ना किया होगा शादी। चलो रिफ्रैक्शन, रमेश जानता है सर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ बेंडिंग ऑफ लाइट। अभी तक नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि लाइट सीधा चलता है, टी मान लो निशा को एक थाप दिए तो निशा एकदम सीधा चलने लगे तो वो लाइट बन गई, नहीं ऐसा पॉसिबल है निशा कि हम तुमको यहाँ से फेंके और सिर्फ तुम्ही को आंसर बताना है कि तुमको यहाँ से फेंके और तुम मिलो ही नहीं कभी, कब, ऐसा कब हो सकता है, मार के जमीन में गाड़ दे तो फिर तुम कभी नहीं मिलेगी। तो हाँ मिल गई ना, तुम रोड पे तो दिख रही है ना, हैं? अरे हम कब बोले कि तुमको जिंदा ही दिखना है, मतलब तुम मिलो ही नहीं, तुमको कोई भी खोजे कहीं तुमको नहीं दिख रहा है, अचानक से तुमको यहां से गायब कर दे भूत जैसा, पॉसिबल है नहीं? अच्छा एक चीज तुम लोग जानते हो, इधर मेरी कजन, मेरे घर में जो शादी था तो मेरे कजन बहन है, दीदी है, बहन क्या, तो दीदी हमको बोली कि जो है जानते हो मेरा बेटा है ना, मतलब पढ़ने में बहुत तेज है। तो हम बोले यार ठीक है हम कल पता कर लेंगे। बोले अभी तुम पूछो क्वेश्चन इससे। हम बोले ठीक है, आपको अभी नहीं पूछेंगे, हम कल देखेंगे। शाम में कोई इंसिडेंट्स हुआ कि मेरे घर में चाय बना और चाय बिस्कुट सबको दिया गया, तो वो बचवा को भी दिया, वो बच्चा चाय में बिस्कुट डुबाया, बिस्कुट टूट के गिर गया। बताओ तेज है कि कमजोर है? वो लड़का तेज है कमजोर है? कमजोर है भाई, वो बड़ा टाइमिंग का कमाल है। चाय में बिस्किट अगर तुम ज्यादा देर डुबा दिए
तो गिर गया। कम देर डुबाए तो कुड़ुर कुड़ुर खाने में लगता है, मजा नहीं आता है। तो वो प्योर टाइमिंग का कमाल है कि जरा सा जो आदमी उस बचपन में चाय में बिस्किट डुबा करके खाना सही से सीख गया, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। उसको टाइम का एग्जैक्ट पता चल गया, नहीं बचा कि कितना देर में डुबाना और कितना देर में निकाल लेना है। अब तुम लोग सोचो, तुम लोग बचपन में क्या है कि नहीं, हम तो गोपाल बिस्कुट खूब डुबाए थे, फिर हम धीरे धीरे पार्ले जी, अभी हाँ बिस्किट में पार्ले जी ऐसा नहीं कि अभी जो आता है ना 5-6 रुपए का एक बिस्किट मोटका मोटका सब, हाँ वो सब बिस्किट नहीं, पार्ले जी डुबाना है या फिर मैरी गोल्ड बिस्किट डुबाना है, उसको डुबा करके निकालना, कुड़ुर कुड़ुर नहीं करना चाहिए और डूबना भी नहीं चाहिए। हाँ तो तुमको अगर हम एक वेलोसिटी है जिसका नाम है स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी से फेंक दिया तुमको यहाँ से, तो तुम वापस हमको यहाँ नहीं दिखेगी और कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो मोटा मोटी बात यह है कि स्केप वेलोसिटी 11.2 परेशान हो रही है, वो किलोमीटर पर सेकेंड है, ये वैल्यू है। मतलब 1 सेकंड में तुम इस स्पीड से जाएगी 11 किलोमीटर। यहाँ से भागलपुर जाने के लिए तुमको कितना सेकंड लगेगा पता है? 1.5 सेकंड। देवघर जाना है टेस्ट देने कल, अगले संडे ना, ठीक है बात करना। चलो खैर, रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है अब उसको जानते हैं। रिफ्रैक्शन मतलब ये हुआ कि अगर लाइट एक मीडियम से, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या एंट्री करता है, तो इसके मीडियम, मान लो ये मीडियम और ये एक मीडियम है, ये पहला मीडियम है और ये, अब मीडियम क्या है ऐसे नहीं समझ में आता है तो समझो कि ये है भैया आपका हवा पानी और इधर आपका एक्वेरियम में भरा हुआ पानी है। तो ये एक अलग मीडियम हो गया और ये एक अलग मीडियम हो गया, है ना। तो लाइट जब यहाँ से आएगी तो इस लाइट को जाना तो चाहिए था कायदे से इस डायरेक्शन, कायदे से इस लाइट को इस डायरेक्शन में, पर ये लाइट इस डायरेक्शन में नहीं जा करके या तो थोड़ा इधर खिसक जाएगा या तो थोड़ा उधर खिसक जाएगा, वो बाद का मैटर है, पर मुड़ जाता है, वो थोड़ा मुड़ता है। मतलब अपना जाने वाला रास्ता अगर ये था तो अब वो इस रास्ते से जाने लगेगा। लॉजिक समझ में आया? इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेरी गुड। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को या मीडियम को मेनली कौन बताता है कि मीडियम कैसा है? तो उसको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ज़्यादा चर्चा ना करते हैं टॉपिक में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किन से डिनोट करते हैं? म्यू से। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। और सी का वैल्यू याद है किसी को? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये पता चल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना। फिर से समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ये बतलाता है कि वो मीडियम डेंसर होगा या रेयर होगा। इस बारे में पता करने के लिए हम म्यू का इस्तेमाल करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन। सवाल यह है कि वैक्यूम में हमेशा ज्यादा स्पीड होगा लाइट का, होगा कि नहीं होगा? अरे बुढ़वा, मीडियम से तो कंपैरिजन में वैक्यूम में ज्यादा ही स्पीड होगा ना। इसका मतलब किसी भी सूरत में म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर मीडियम हवा हो गया तो हवा और वैक्यूम में दोनों में स्पीड लगभग बराबर होता है, इसीलिए 1 के बराबर भी आंसर आता है। इससे एक नोट पॉइंट ये बनता है कि म्यू का वैल्यू ऑलवेज या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 1 के। कोई परेशानी है इसको समझने में? आप जानते होंगे एक फॉर्मूला, स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। जानते हो ये फॉर्मूला? कभी पढ़े हो? किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट होती है, चाहे वो किसी भी मीडियम में चला जाए। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में कोई लाइट जाता है, अभी आपने बोला कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएंगे
तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। बोल रहे फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब मीडियम के बदलने से, ध्यान से सुनिए, मीडियम के बदलने से, मीडियम चेंज करने से आपका फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रहा, पर वेलोसिटी क्या हो रहा, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी किसके वजह से तब चेंज हो रहा होगा, लेम्डा की वजह से चेंज हो रहा होगा। और अगर लेम्डा की वजह से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी डिपेंड करेगा लेम्डा पर। जहां वेलोसिटी घटा वेवलेंथ भी घटा, जहां वेलोसिटी बढ़ा वेवलेंथ भी बढ़ गया। अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, पहले कहीं पर एक मीडियम था, मीडियम नंबर 1, वहां पर लेम्डा था लेम्डा, और दूसरे जगह पर लेम्डा न्यू, अब बदल जाएगा, लाइट चेंज हो रहा है, तो लेम्डा न्यू का वैल्यू, अगर इन दोनों के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मेरा म्यू है, इन दोनों के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, तो इसका मतलब लेम्डा नया वाले का वैल्यू लेम्डा पुराना वाले से अगर म्यू से भाग दे दे तो आंसर निकल जाएगा। ये क्या रॉकेट साइंस किया हम, नहीं समझ में आया ना? हाँ, अंकल लग रहा था। ये रॉकेट साइंस थोड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनो। हम बोल रहे हैं कि पहले वेलोसिटी कुछ था, वेलोसिटी मान लो v1 था, अब वेलोसिटी मान लो v2 हो गया, बदल गया होगा। अगर मैं वेलोसिटी बदल रहा है तो इसका मेन कारण कौन है, म्यू, म्यू ही बदल के दे रहा है। तो ये बदला कौन, म्यू ने ही बदला ना भाई, म्यू ही उसको बदला होगा। अभी डेरिवेशन नहीं करेंगे हम। तो कितना टाइम से बदला, तो म्यू से भाग दे देंगे, उतना बदल गया होगा। समझ में आई मेरी बात? तो नया वाला वेलोसिटी भी पुराना वाला वेलोसिटी के म्यू टाइम से भाग देने पर पता चल जाएगा। लॉजिक सिंपल है। अगर नहीं पता चल रहा है तो हम तुमको ऐसे बता रहे हैं, ध्यान दो। आपने अभी क्या पढ़ा, म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है c बाय, सही है। इसका मतलब v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, c बाय म्यू। तो म्यू है, कैसा बात करता है, v ऊपर ले गए, इसको नीचे लाए, चिलगोजा, अभी भी नहीं आया। अब हम तुमको बोल रहे हैं कि मान लो म्यू 1 2, ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, v2 बाय, सही है। तो इसका मतलब हम v1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना v2 बाय, तो वही तो बात तभी से चिल्ला रहे थे। तो v सेम हिसाब से कौन बदलता है, लेम्डा। तो इसका मतलब लेम्डा न्यू वाला लेम्डा पुराना वाले के कितना टाइम्स, खत्म कहानी। शॉर्टकट समझ में आ गया? ये लिख लो कहीं अगर तुमको अगर डाउट है तो। फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होता, हाँ, ये वाला भी v न्यू वाला v पुराने वाले के म्यू टाइम्स, सही है। हम अरे हाँ ना बोलने बे, ठीक है। अब मिटाएं इसको, चलो। अब हमारे पास एक टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वेरी गुड। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर है हमारे पास, तो ये नियम किसने दिया था, नाम याद है, स्नेल्स बाबा ने। स्नेल्स बाबा ने क्या बोला कि मान लिया जाए आपके पास ये एक मीडियम है जहां पर म्यू1 है, ये एक मीडियम है जहां वैल्यू क्या है, यहां से जो लाइट आएगी इसे क्या कहेंगे, इंसिडेंस रेज। जिस पॉइंट पर होगा उसे इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट पर क्या ड्रॉ करने के लिए बाबा ने बोला था, नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर लेना। अगर ये वाला रेरर मीडियम है और ये वाला डेंसर मीडियम है, और रेरर डेंसर अगर नहीं जानते हो तो नीट के परीक्षा देने का तुमको कोई अधिकार
नहीं है, तुम छोड़ दो परीक्षा देना, बल्कि हम कहेंगे पानी में डूब के मर जाओ, बहुत पानी गंदा हो जाएगा। स्प्राइट के ठेपी में पानी दो, उतना मरो, चुल्लू में ढेरी पानी आता है। ये इसकी तरफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। और अगर ये डेंसर होता और ये रेयर होता तो दूर भागता। खैर उसके ये बेसिक बातें हैं। इस बेसिक बात में से स्नेल्स का लॉ ये कहता है म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन का आर। इतना बात याद रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन में ही एक टॉपिक था ग्लास स्लैब, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, है ना। मान लो आपके पास एक गिलास पानी है जो हम लाने के लिए दिए किसको, मारूफ को। मारूफ आदमी ठीक नहीं है, जैसे ही गिलास लाने देंगे तो लाएगा स्टील में, है ना। अमीर बनो थोड़ा मारूफ, और किसमें, इसमें लाना है कांच वाला गिलास में, शीशा वाला गिलास में, गिलास वाला गिलास में, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 रुपया का पैसा पड़ा हुआ है, बाहर से मारूफ इस पैसा को देख के तरस रहा है खरीदने उठाने के लिए। मछली मारने में इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, मछली मारने में। इसीलिए हम लोग जब जाते हैं मछली पकड़ने ना, तो पकड़ते जहाँ तो बोलते हैं अरे पुछड़ी बेटा लो रे, बोलते हैं ना, वही दिक्कत है। तो ये इसका रियल डेप्थ है जो हम बिना बताए जान रहे हैं, उसको डी बोलेंगे। पैसा थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है तो यहाँ से इसका ये एपरेंट डेप्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे डी डैश के नाम से जानते हैं। मान लो जहां पानी है उसका वैल्यू है μ1 और जो बाहर है उसका वैल्यू है, यहां तक कोई परेशानी है। तो डी डैश का फॉर्मूला क्या है आपका, उतना प्रूव नहीं करेंगे हम, μ2 बटे μ1 गुना डी। कोई परेशानी, ये फॉर्मूला याद रखेगा। एक और चीज हम लोग पढ़े थे शायद से, कि मान लिया जाए आपके पास ये ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस है टी, और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू स्लैब मान लो, और इसके आसपास का है μ1, इसके आसपास का है μ1। μ1 क्या बोलेंगे, म्यू सराउंडिंग बोल देते हैं, म्यू इन्वायरमेंट, म्यू इन्वायरमेंट। यहां पर किसका आंख है, मारूफ का। मारूफ का आंख है, मारूफ देख रहा है यहाँ एगो पैसा पड़ा हुआ है, यह सुंदर कन्या पड़ी हुई है ना। तो ये एक्चुअल में कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर मारूफ को लग क्या रहा है, नहीं वो मेरे तरफ आ रही है, उसको ये यहां दिखेगी, यानी इतना शिफ्ट किया हुआ दिखेगी। वो शिफ्ट वाले डिस्टेंस को हमने s मान लिया। पढ़ाएं क्या कभी ऐसा। तो s इज इक्वल टू क्या होता है, शिफ्टिंग वाला डिस्टेंस क्या होता है, s इज इक्वल टू t इंटू 1 माइनस म्यू, ठीक है बाद में हो जाएगा, 1 माइनस बोलो म्यू सराउंडिंग बाय म्यू, म्यू इन्वायरमेंट बटे म्यू स्लैब। तुम 1 ले ली होगी इसीलिए तुम ऐसा बोल रही है, इन्वायरमेंट का वैल्यू ही तुम 1 कंसीडर की होगी। और कुछ है, हो गया ना। तुम ये वाला वैल्यू 1 रखी होगी, हम पढ़ाए होंगे जब ये इन्वायरमेंट को हम एयर मान लिए होंगे, तो बात एक ही है, हम उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर एयर होता तो इसका वैल्यू कितना होता, 1 बाय 1 माइनस 1 बटे म्यू स्लैब, तो ऐसे करके टै करके, तो तुम्हारे पास आंसर ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि s इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू स्लैब, इसी को और तोड़ोगे तो t इंटू म्यू स्लैब माइनस 1 बटे म्यू स्लैब। कोई परेशानी, जिस तरीके से भी आप लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या इतना बात आपके आंखों में चमका और आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो थैंक यू वेरी मच। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन हम कल किए थे इसलिए इसको बाद में कर लेंगे। आदमी को नहीं, तुम लोग लगेगा किया हुआ ही क्वेश्चन खाली चपका रहे हमको, ये क्वेश्चन भी किया हुआ है। ए लेंथ ऑफ रॉड 10 सेंटीमीटर लाई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं किए थे, ठीक है, बनाइए इसको।
बनाइए बनाइए, मेंस वाले में होगा कहीं तो हम पढ़े हैं सेम टाइप का क्वेश्चन, है ना। चलिए इधर आइए, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, यही समझाए थे अभी हम आपको। कॉनकेव मिरर में से ये पॉइंट आपने क्या लिया है, पोल का। पोल से 10 सेंटीमीटर पर आपका क्या दिया हुआ है, फोकस। यहां फोकस ड्रॉ कर लिया मारूफ बाबू। अगर 10 सेंटीमीटर पर फोकस है तो बोला फोकस से 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखल है। कौन रखा हुआ है? अच्छा एक बात लॉजिकली बताओ तुम लोग, अगर फोकस 10 सेंटीमीटर पर है तो यहाँ कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ से यहाँ तक कौन है आपका, ऑब्जेक्ट सुतल है, उसके ऊपर ऐसा सोया होगा। सोया होगा अगर ऑब्जेक्ट तो ये पार्ट पैर होगा और ये पार्ट उसका मुंडी होगा। सही जा रहे हैं ना हम? अरे हाँ कि ना। यानी इधर अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो अब हम इसका इमेज बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको लेंथ ऑफ इमेज पूछा है। तो इमेज बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट का लेंथ इमेज बनाना होगा, एक पॉइंट बी का इमेज बनाना होगा और एक पॉइंट, और उसके बाद लाइन खींच देंगे। बी का अगर इमेज बनाना चाह रहे हैं कॉनकेव मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ कोई चीज का इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। यानी हमको बी डैश जो मिलेगा, बी डैश यानी इमेज वाला बी डैश हमको कहां मिल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। अब हमको ए डैश चाहिए। ए डैश देखते हैं कहां बनता है। ए डैश के लिए ए डैश का यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको यू कितना मिल रहा है, -30 सेंटीमीटर। फोकस कितना मिल रहा है, -10 सेंटीमीटर। तो v1/v + 1/u = 1/f। इस पर लगाने से अच्छा है, उल्टा फॉर्मूला बताओ, v = uf/u - f। लगाओ इस फॉर्मूले पर। तो इस फॉर्मूले पर लगाएंगे तो v = आ जाएगा आपके पास -30 × -10, -30 + 10 तो -20। ये हो गया, माइनस गया, 0 गया, 0 गया, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो आ गया -15 सेंटीमीटर। सही है ना, -15 माइनस में आएगा। मार्बो करेंगे प्लस कैसे, नीचे वाला माइनस कहाँ गया, अरे नीचे वाला माइनस रे, माइनस आया सबको। -15 इन द सेंस हमको क्या बोल रहा है वो, -15 मतलब किस जगह से, पोल से ना, अरे पोले से ना -15 जी। पॉइंट ए का डिस्टेंस होगा पोल से -15, इस तरफ आना होगा, क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। इस तरफ आए तो हमको कहाँ आए, यहाँ पर कहीं आएंगे और यहाँ पर कहीं ए डैश मिलेगा। अब ध्यान से लोकल बात समझिएगा, अगर ए डैश यहाँ पर मिलेगा तो इसका मतलब इमेज कितना सा हुआ, इतने सा बना ना। तो इमेज 20 पर था और 15 पर, तो कितना सेंटीमीटर का बना, 5 सेंटीमीटर का। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई परेशानी? 25 सेंटीमीटर निकाल दी का, 5 निकला सबका। अभी 10 का तुम इमेज 10 पर प्लेन मिरर है का, हैं? कहाँ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर लिए? अरे भाई पॉइंट ए का पहले इमेज बनाने का कोशिश किए, तुम पूरे का इमेज थोड़ी बना पाओगे। सुन लो ध्यान से, मारूफ का मुंडी, मारूफ का पैर, कितना हाइट, 15 मीटर। इमेज बनवा रहे हैं कहीं पर, अगर मारूफ का मुंडी और मारूफ का पैर 2 पॉइंट का इमेज बना करके लेंथ मेजर कर लेते, कम नहीं चलेगा है, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो हम क्या किए, पहले पैर का इमेज बना लिए। पैर का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी बी का इमेज बी ए पर बनेगा। अब ए का इमेज बनाए, तो ए का इमेज कहाँ बनाएंगे, तो कहाँ पर बना, -15 पर। हम इसका इमेज बना रहे थे, इस पॉइंट का। फिर से ध्यान से सुनना चाहते हो तो फिर से सुना दे रहे हैं हम लिए प्लेन मिरर, पहले उसका लिए हमने क्या, फोकस, ये फोकस था। फोकस के बाद हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। अब सेंटर ऑफ फोकस से ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ तक, सॉरी यहाँ पर उसका पहला पॉइंट है तो ये 20 पर रखा हुआ है, ये ना।
इस जगह से मारूफ को लेटाया है और यहां तक लेटा हुआ है मारूफ। मारूफ का लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हम पूरे मारूफ का इमेज नहीं बनाएंगे, एक एक पॉइंट का बना करके देख पाएंगे कभी हम? तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का बना लेते हैं और इस पॉइंट का बना लेते हैं। जब तुम इस पॉइंट का बनाने के लिए सोचे तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा इमेज कहाँ बनता है, तो इस पॉइंट का इमेज यहीं पर बन गया, बी पर ही। ए का इमेज कहां पर बना? तो इधर से नाप करके देखे, यहां पर बना ए डैश। तो यानी बी से ए डैश का लेंथ कितना है, यही तो पूछा है हमसे ना क्वेश्चन में कि बी से ए डैश का लेंथ कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। अब खुश हो? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो, ध्यान दो। कल बनाए हैं ये क्वेश्चन, तुम बनाइए ये क्वेश्चन रात में। हाँ तो बना के दिखाओ हमको फिर, तब तो तुम तेज है। चलो लड़के, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन ए मटेरियल इज इतना हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यानी एफ का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 गुना 10 का पावर 14 हर्ट्ज, सही है। एंड वेव लेंथ इज, यानी लेमडा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 5000 एंगस्ट्रॉम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विल बी, यानी म्यू का वैल्यू क्या होगा? भैया जो भी मटेरियल है, ये मटेरियल को सी निकाल लेंगे। सी इज इक्वल टू क्या, सॉरी वी इज इक्वल टू क्या होगा? वी इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा एफ इंटू लेमडा, और म्यू का फॉर्मूला क्या कहता है कि सी बाय वी होगा। सी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 का पावर 8 बाय, अच्छा इसका वैल्यू कितना निकला आपका? 10 का पावर 14 इंटू 5000 एंगस्ट्रॉम। निकल जाएगा आंसर, कोई परेशानी है? अरे अब निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? अब भी नहीं निकाल पाओगे क्या पांडे जी? एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10, वेरी गुड। निकालो निकालो जल्दी। अरे बैल साहब, कुछ दिन बाद तुम लोगों को सही में बैल बोलने लगेंगे हम। लग रहा है कि हम नीट का बैच को पढ़ा रहे हैं। कितना आएगा? पक्का हो? शोर हो? तो शोर हो तो हम कर देते हैं 3 पर टिक। आगे चले क्वेश्चन, पता चला न कैसे बनेगा?
म्यू है। इसका मतलब इसका एक वेलोसिटी होगा जो v होगा जब इसमें लाइट जाएगी, और हमको ये पता है कि म्यू इज इक्वल टू फार्मूला होता है c बाय v। यहां से v इज इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा c बाय म्यू। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तुमको एक बात पता होगा, बेसिक सा बात, टाइम इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। पढ़े हो कभी? डिस्टेंस, इस लाइट को कहां से कहां जाना है? यहां से यहां, तो t बाय स्पीड कितना है c, अब म्यू कहां जाना जाएगा? ऊपर, तो म्यू t बाय c। सही है? कोई परेशानी? अरे हाँ भी ना, ठीक। आगे बढ़े। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू ए विंडो ऑफ थिकनेस 4 mm। अभी यही तो सवाल था, यही सवाल था। अभी टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या लिखा है? टाइम टेकन इज इक्वल टू म्यू t बाय c। यही था ना? म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 बाय 2। t का वैल्यू कितना देखा है? 4 mm। 4 mm का मतलब 10 का पावर -3 मीटर। और कौन चाहिए? c, 3 × 10 टू द पावर 8। अच्छा, इसमें लॉजिक सोचो रे, कुछ भी होगा तो इतना सेकंड कहियो लगेगा नहीं? इतना सेकंड लगेगा नहीं? ये नंबर ये भी बहुत बड़ा सेकंड हो गया, पागल है क्या? 3 गया 3 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 8, ऊपर गया -11 मीटर, 2 गुना 10 का पावर। अगर नहीं भी बनाने आता तो तुक्का लगा सकते थे, ठीक है? भाई यूट्यूब में आया, वहां से स्क्रीनशॉट ले ला, अच्छा लगेगा। कुछ कर रहा है CBRCLASSES नीट पीवाई रेज ऑप्टिक्स, नीट पीवाई क्यों नहीं? अभी इधर if two mirrors are kept inclined at 60 degree at each other, a body is placed at the middle, then total number of image forms is here। क्या करना है आपको? दो मिरर है, 60 डिग्री पर पड़ा हुआ है, तुम कहाँ बैठे हो? मिडिल पर, ठीक है। तो m का वैल्यू 60 बाय थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। आंसर कितना है? 6 क्या है? इवन है। इवन नंबर के केस में नंबर ऑफ इमेज कैसे बनाते हैं? m-1 करके, तो 6 घटाओ 1 करके, आंसर कितना आएगा? वेरी गुड। ऐसा तो तू ही थोड़ी खाली बनाएगी रे। क्या हो गया? मेरा नंबर तो आया ना। बबल इन द ग्लास स्लैब। चलो इसको देखो, एन एयर बबल इन द ग्लास स्लैब। म्यू कितना दिया हुआ है? म्यू का वैल्यू दे रखा है 1.5। इज 5 सेंटीमीटर डिप व्हेन viewed from one place। अच्छा, एक ग्लास स्लैब ले लिए, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे दिए, म्यू का वैल्यू दे दो। बोला एक तरफ से एक आदमी एयर बबल को देखता है ना, तो उसको कितना दिखाई देता है? 5 सेंटीमीटर। द अपोजिट फेस। और इस तरफ से देखता है ना, उसे दिखाई देता है, यानी इधर से कोई देखता है EYI और इधर का हमारे तो 2, इधर से 5, ठीक है। तो बोला थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, यहां से इसका थिकनेस कितना है? बताओ आंसर।
कैसे? जुगाड़ से निकालिए, बनाइए। हाँ, ये पहले ये आया तब हम एक्सरसाइज में थे, उल्टे अक्षर बता रहे, मतलब उसमें बाद में आया ना, पहले तो आया तब ना। हाँ, आंसर कितना आया? कैसे बनाए? कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, इतना तो अकल आया भाई। हम पहली बार देखेंगे तो 5 7 नहीं कर देंगे, नहीं करना है, बहुत जोर है। देखो इधर निशा करें, यहाँ पर कोई बबल नहीं होगी, 1 टकिया सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, तो एक्चुअल में सिक्का इसे यहाँ पर थोड़ी है, सिक्का तो कहीं इधर होगा ना। निशा उसे थोड़ा पहले देख रही है, अप्रेंटिस तो यही करता है। यानी मुझे पहला केस में d डैश इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और सिमिलरली दूसरे केस में यानी दूसरे तरफ से देखने पर d डैश दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आपको पता है कि अगर मैं d डैश अगर मैं d डैश का फॉर्मूला बैठाऊं तो क्या हो जाता है? म्यू 2 बाय 1 इंटू डी। म्यू 2 कहाँ? म्यू 2 कितना? म्यू 2 कितना है? वो तो तुम बताओ, म्यू 2 कितना है? म्यू 2 किधर? जिधर आदमी का आंख है, म्यू 1 यहाँ है, ठीक है। आदमी आंख जहाँ है वहाँ हवा है, हवा है ना, हवा का वैल्यू कितना होता है? 1 पॉइंट। डी का पता, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है? 5 इंटू 1 पॉइंट, कितना हो गया? 7 पॉइंट। ये एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इज इक्वल टू 1 बाय 1.5 इंटू डी। तो डी इज इक्वल टू कितना? 3 सेंटीमीटर। इस तरफ से 3 और इस तरफ से 7.5, तो दोनों मिलाकर कितना? आंसर तो 10.5 है। समझ में आ गया? कोई परेशानी? आगे बढ़े। One piece of rectangular glass plate 6 centimeter thick is silvered. An object held 8 centimeter in front of their first face from an image 12 centimeter. Behind the silvered face, the refractive index of glass is. इतना टफ 1996 में क्वेश्चन। खैर चलिए, ये आपका पास एक ग्लास स्लैब है। उस चच्चा का कहना है कि ये ग्लास स्लैब है, क्या गलत हो गया? ये कितना सेंटीमीटर चौड़ा है? 6 सेंटीमीटर। क्या देखो 6 सेंटीमीटर चौड़ा है। अगर ये 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो बोला गया उसका एक किनारे क्या किया गया है? सिल्वर से कोटेड। An object held 8 centimeter in front of the first face from it. यहां से फर्स्ट फेस से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रख दिया, 8 सेंटीमीटर पर रख दिया। बोला तब सिल्वर वाले से 12 सेंटीमीटर पर इमेज बना। अच्छा तुम बताओ, ये प्लेन मिरर है ना, मोटा कितना रहेगा तो उसका बात की बात है, तो प्लेन मिरर। अब तुम सोचो, अगर मैं बोलूं ठीक ठाक मैं समझ पा रहा हूं तो ये अगर आदमी इस सिल्वर कोटिंग को देख रहा होगा तो सिल्वर कोटिंग उसे थोड़ा इधर दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा इधर कितना इधर दिखेगा?
मान लिया जाए टी। अगर टी इधर दिखेगा तो उसे सिल्वर कोट कहां मिलेगा? सिल्वर कोट उसे यहां पर मिलेगा, मिलेगा नहीं? सिल्वर कोट उसको वहीं मिलेगा। सिल्वर कोट उसको कहां मिलेगा? यहां, जिसका थिकनेस क्या होगा? टी। और इस जगह से इमेज इधर बन रहा होगा और इस जगह से ऑब्जेक्ट इधर बन रहा होगा। सही है ना? और प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जितना डिस्टेंस तुम्हारा यहां से यहां तक है वही डिस्टेंस तुम्हारा यहां से, और ये वाला डिस्टेंस कहता है कि 8 प्लस 6 माइनस टी बराबर 12 माइनस टी इधर से निकाल सकते प्लस टी में 12 प्लस टी। मेरा मानना यह है कि टी को उधर ले जाएंगे, 8 से कितना हो जाएगा? 2t उधर के 2 आएगा माइनस 12 2 टी आएगा टी बराबर 1 सेंटीमीटर। यानी इस जगह से थिकनेस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। इतना तो हम नहीं सकता, पहले इतना छाप दिया क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई दम है। हो गया? तू करना पड़ा है। 12-20 में आ जाएगा। वही हो गया चलो इधर जाओ, बेइज्जती कर रही है लड़की। इसका मतलब यहां से यहां का जो डेप्थ है वो एपरेंट डेप्थ कहलाएगा, और एपरेंट डेप्थ का वैल्यू हमको पता चला है कितना है? 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल डेप्थ का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना, निकल जाएगा d डैश इज इक्वल टू 1 बाय म्यू इनटू dh। निकाल लो यहां से। हमने पढ़ाएंगे ये हो गया बड़ा नहीं माइक्रोस्कोप से बाद में पढ़ाएंगे यार। हमको वो वाला क्वेश्चन बहुत खुशी हुआ है, वो तो पढ़ाई भी नहीं किया। 1.2 तो सही है 1.2 है। हाँ ये वाला